अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सिर्फ 11 रोज में 24 साल इक्तदार भी मलिया मेट हुआ और मुल्क से फरार की कोशिश में जान भी खतरे में पड़ गई। यह हाल हुआ है शाम के सदर बशारुल असद का, जिनके खानदान ने मजमूई तौर पर इस मुल्क पर 50 बरस से जायद तक हुक्मरानी की और बदकिस्मती से इस अमराना दौर हुक्मरानी का अंजाम भी उतना ही दर्दनाक हुआ है जितना अक्सर आबरों का हुआ करता है। गो के शाम की हालिया तारीख में तकरीबन 13 साल से बगावत और खाना जंगी चल रही है, लेकिन मौजूदा खाना जंगी को मंतकी अंजाम तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 11 दिन लगे, जब 27 नवंबर को शामी बागी ग्रुप हयात तहरीर शाम या HTS ने अपने सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी के कमांड में बशारुल असद का तख्ता उलटने की मुहिम शुरू की थी और गुज़िश्ता रात HTS ने बशारुल असद की 24 साल सदारत का तख्ता उलट डाला, जिसके बाद अब अपोजिशन फोर्सेज ने दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक शामी फौज की कमान ने अफसरान को मुत्तला किया कि बागियों के हमले के बाद सदर बशारुल असद की हुकूमत खत्म हो गई है। फ्लाइट रडार के आदाद व शुमार के मुताबिक बागियों के कब्जे के बाद शामी एयर के एक तैयारे ने दमिश्क एयरपोर्ट से इब्तदाई तौर पर शाम के साहली इलाके की जानिब उड़ान भरी, जो सदर बशारुल असद के अलवी फिरके का गढ़ है। फिर अचानक यू टर्न लेकर कुछ मिनट तक मुखालिफ सिमत में प्रवाज के बाद नक्शे से गायब हो गया, जिसके बाद रॉयटर्स का यह दावा भी सामने आया कि बशारुल असद के बारे में शुबा है कि वो तैयारा हादसे में हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क से फरार होने के बाद उनके तैयारे ने रडार से गायब होने से कबल एक गैर मामूली टर्न लिया था। तहम शामी सदर की हलाकत से मुतालिक ताहाल भी तस्दीक नहीं हो सकी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान या फिर रूस चले गए हैं। इससे कबल शामी बागियों की जानिब से सरकारी टीवी पर दमिश्क की फतह का ऐलान नशर होते ही हजारों अफराद ने दारुल हुकूमत के मरकज में वाक़े उमैया चौक में आज़ादी का जश्न मनाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हजारों अफराद गाड़ियों और पैदल दमिश्क के एक मरकजी चौक पर जमा हुए और हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागियों का कहना था कि हम शामी अवाम के साथ अपने कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरें टूटने की खबर पर जश्न मनाते हैं और सदनिया जेल में नाइंसाफी के दौर के खात्मे का ऐलान करते हैं। सदनिया दमिश्क के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक बड़ी फौजी जेल है, जहाँ शामी हुकूमत ने हजारों अफराद को हिरासत में रखा हुआ था और इस जेल से फौरी तौर पर ही आज के दिन ही तमाम कैदियों को रिहा भी करवा दिया गया। एक मुज़ाफ़ाती इलाके में असद के वालिद मरहूम सदर हाफिजुल असद का मुजस्समा गिरा कर तोड़ दिया गया। शहर के बाहर बागियों ने 24 घंटों में पूरे जनूब मगरब में कब्जा कर लिया और कंट्रोल कायम कर लिया। उधर शाम को फतह करने वाले हयात तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी ने इतवार को दमिश्क में हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम फोर्सेज को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इदारे उस वक्त तक वज़ीर आज़म के मातहत रहेंगे जब तक उन्हें सरकारी तौर पर उनके हवाले नहीं किया जाता। जब उन्होंने शाम के टीवी चैनल पर अपने पहले बयान में कहा है कि अब वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुस्तकबिल हमारा है। इससे कबल शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अल अरेबिया को इंटरव्यू में कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात होने चाहिए, जबकि वो इक़्तिदार की मुंतकिली से मुताल्लिक़ बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी से राब्ते में भी हैं। दमिश्क को इतनी तेजी से फतह करने के लिए बागी ग्रुप को उस वक्त ज्यादा हौसला मिला जब उन्होंने सिर्फ एक दिन की लड़ाई के बाद अहम तरीन शहर हमस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल कर लिया। हमस के जवाल के नतीजे में बागियों ने शाम के तस्वीराती मरकज और अहम शहरों के संगम का कंट्रोल संभाल लिया, जिसने दमिश्क को साहली इलाके से अलग कर दिया, जो बशारुल असद के अलवी फिरके का गढ़ है, जहां उनके रूसी इत्तेहादियों का एक बहरी और फजाई अड्डा भी मौजूद है। हमस का कब्जा 13 साल तनाज़े में बागी तहरीक की ड्रामाई वापसी की एक ताकतवर अलामत भी है। हमस के इलाकों को कई साल कबल बागियों और फौज के दरमियान शदीद जंग में तबाह कर दिया गया था। लड़ाई के नतीजे में बागियों को शिकस्त हुई थी और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। दूसरी जानिब शाम में होने वाली इस इनकलाबी तब्दीली के बाद खित्ते में भी कशीदगी का खदशा पैदा हो गया है, जब रूस और चीन और ईरानी हिमायत याफ्ता शामी हुकूमत का इक़्तिदार खत्म हो गया है और अब दीगर आलमी क़ुव्वतें इस खित्ते पर हुक्मरानी की जंग में अपना जोर लगाएंगी, जैसा कि माजी में भी ऐसा होता आया है। और शाम में 13 साल से जारी खाना जंगी और बगावत ने इस मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जब आलमी क़ुव्वतों ने अपनी सालमियत और अजारदारी की जंग के लिए शाम को अपना तख्ता मश्क बनाए रखा। अगर शाम में हुई हालिया 13 साल खाना जंगी की बात हो तो मार्च 2011 में दमिश्क और दरा में पुरअमन मुजाहरे शुरू हुए, जब असद हुकूमत ने इसके जवाब में पुरतशद्दद क्रैकडाउन किया, जिसके नतीजे में मुसल्लह बगावत शुरू हुई। जुलाई 2012 में हाल हलब की लड़ाई के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसमें बागी अफवाज ने शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा हासिल कर लिया। तहम शामी फौज ने 4 साल बाद इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। अगस्त 2013 में
मशरकी गौता में कीमियाई हथियारों के हमले में सैकड़ों शहरी जाँ बहक हुए। इस हमले की बैनुल अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई और शाम अपने कीमियाई हथियारों के जखीरे को तबाह करने पर रजामंद हो गया। जून 2014 में दाइश ने बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद शाम और इराक में खिलाफत का ऐलान किया। रक्का शाम में दाइश का असल दारुल हुकूमत बना। उनकी हुक्मरानी का खात्मा मार्च 2019 में हुआ। सितंबर 2015 में रूस ने बशारुल असद की हिमायत में बराह रास्त फौजी मुदाखलत का आगाज किया। रूसी फदाई हमलों ने सरकारी अफवाज के हक में रुख मोड़ने में मदद की। अप्रैल 2017 में खान शेखून में कीमियाई हथियारों के हमले के जवाब में अमेरिका ने शामी हुकूमत के अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। बशारुल असद की अफवाज के खिलाफ यह वाशिंगटन की पहली बराह रास्त फौजी कार्रवाई थी। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान यह तनाज़ा बड़ी हद तक मुंजमद रहा, यहाँ तक कि गुज़िश्ता हफ्ते बागी मुसल्लह ग्रोहों ने अदलिब से पेश कदमी का आगाज किया और हलब के बाद पैदर पे कई शहरों पर कब्जा करते हुए गुज़िश्ता रोज दमिश्क को फतह कर लिया। शाम में होने वाली इस ड्रामाई तब्दीली के पीछे अहम किरदार अबू मोहम्मद अल जुलानी की बात हो तो उनका असल नाम अहमद हुसैन अशरा है और वो 1982 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पैदा हुए। अल जुलानी के वालिद एक पेट्रोलियम इंजीनियर थे। उनका खानदान 1989 में शाम वापस आया, जहां वो दमिश्क के करीब आबाद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में वो इराक मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने उसी साल अमेरिका की जारहियत के खिलाफ मुजाहमत के तौर पर अलकायदा में शमूलियत इख्तियार की। अबू मोहम्मद अल जुलानी को 2006 में इराक में अमेरिकी अफवाज ने गिरफ्तार किया और 5 साल तक कैद में रखा। रिहाई के बाद अल जुलानी को शाम में अलकायदा की ज़ैली तंजीम अन-नुसरा फ्रंट कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने खास तौर पर इदलिब में मुखालिफ क़ुव्वतों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। इब्तदाई सालों में अल जुलानी ने अबू बकर अल बगदादी के साथ काम किया, जो इराक में अलकायदा के इस्लामी रियासत के सरबराह थे, जो बाद में दाइश के नाम से जानी जाने लगी। अप्रैल 2013 में अल बगदादी ने अचानक ऐलान किया कि उनकी तंजीम अलकायदा से ताल्लुक ख़त्म कर रही है और शाम में फैल रही है, जिससे अन-नुसरा फ्रंट को एक नई तंजीम दाइश में जम कर दिया गया। ताहम अल जुलानी ने इस तब्दीली को मुस्तरद कर दिया और अलकायदा के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखी। जुलाई 2016 में शामी शहर हलब हुकूमत के कब्जे में चला गया। वहां मौजूद मुसल्लह ग्रोह इदलिब का रुख करने लगे। उसके बाद अल जुलानी ने ऐलान किया कि उनके ग्रुप का नाम बदलकर जबहत फतह शाम कर दिया गया है। 2017 के अवाइल तक हजारों जंगजू हलब से फरार होकर इदलिब पहुंचे और अल जुलानी ने ऐलान किया कि उन ग्रुपों में से कई को अपने ग्रुप के साथ जम कर दिया गया है और इसे हयात तहरीर शाम का नाम दिया गया है। बाकी ग्रोह हयात तहरीर शाम का वाज़े मकसद शाम को सदर बशारुल असद की आमराना हुकूमत से आज़ाद कराना, मुल्क से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को निकालना, इस्लामी कानून के तहत रियासत कायम करना बताया गया। दूसरी जानिब अगर बशारुल असद की बात की जाए तो उनके वालिद का नाम हाफिजुल असद था, जिन्होंने तकरीबन 3 दहाइयों तक शाम पर हुकूमत की। जिनका 2000 में इंतकाल हुआ। बशारुल असद अपने वालिद के जानशीन नहीं थे, लेकिन 1994 में उनके बड़े भाई फासिल एक कार हादसे में हलाक हो गए। बशारुल असद उस वक्त लंदन में आंखों के डॉक्टर बन रहे थे, ताहम उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस शाम आना पड़ा और फौजी तालीम का कोर्स मुकम्मल करके वालिद से सियासत की तरबियत ली। वालिद की वफात के बाद बशारुल असद ने रेफरेंडम के जरिए बिला मुकाबला सदर के तौर पर इक़्तिदार संभाला। बशारुल असद ने 34 साल की उम्र में ओहदा संभाला और इब्तदाई तौर पर शामी अवाम ने उन्हें एक सुलहजो के तौर पर देखा, जो जबर खत्म करके इक़्तिसादी आज़ादी ला सकते थे। ताहम उनकी इब्तदाई मुसालिहाना शबी ज्यादा देर कायम न रह सकी। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में अभी भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, जब बशारुल असद के हामियों की बड़ी तादाद ने लबनान की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है, जबकि बाकी फोर्सेज ने दमिश्क में कायम ईरानी सिफारत खाने पर भी हमला करके इमारत में तोड़ फोड़ की है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि बशारुल असद ने फरीकैन से बातचीत के बाद इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार की और उन्हें अपना ओहदा और मुल्क छोड़ने से कबल तनाज़े में शरीक तमाम मुसल्लह ग्रोहों से बातचीत भी उन्होंने की थी। मास्को के मुताबिक इन मुज़ाकरात के नतीजे में बशारुल असद ने पुरअमन मुंतकिली इक़्तिदार की हिदायत भी दी। शाम की तेजी से बदलती मौजूदा सूरत हाल और मशरक़ वस्ता में रोनुमा होने वाली इस बड़ी तब्दीली के आलमी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर अमूर मशरक़ वस्ता डॉक्टर आदिल नजम। आदिल नजम साहब, क्या हुआ ये इस मरतबा के ये कोशिश तो बड़े अरसे से जारी थी शाम में बशारुल असद का तख्ता उलटने की मुतअद्दिद कोशिशें हुई, लेकिन इस मरतबा 10 दिन के अंदर ही वो काम हो गया जो पिछले 13 साल में नहीं हो सका था। इस बार ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ?
हाँ यार, मेरे ख्याल में मुख्तलिफ तो कुछ हुआ यकीनन, लेकिन ऐसा नहीं है कि यकदम हो गया, ऐसा नहीं है कि बड़ी सरप्राइज हो गई, ये हादसे एकदम नहीं होते। हेडलाइन की तरफ से बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम आ गया, सरप्राइज आ गई, लेकिन ये 50 साल लगे हैं, 13 साल भी नहीं लगे या कि इनके जो वालिद साहब से है तब से तो देखे ना, वो आप लगे रहते हैं और फिर कोई चीज टूटती है, लेकिन यकदम क्या हुआ, यकदम ये नहीं हुआ कि ये जो रेबल्स थे वो कोई ताकतवर हो गए। यकदम ये हुआ कि जो असद साहब के साथी थे या उनके सपोर्टर्स थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। जो रशिया है वो लग गया अपनी यूक्रेन की जंग में। ईरान जो है उस पे इजराइल के हमले हुए, उनके सदर का तैयारा गिरा, उनकी अपनी सियासत जो है थोड़ी बिखरी। हिजबुल्ला जो है वो लबनान में जो इजराइल की कार्रवाई है उसमें फंस गया। तो इन अ वे जो है वो जो सपोर्ट स्ट्रक्चर था वो चला गया। और जो हमने देखा है, जो तेजी देखी है, वो यकीनन वो तेजी थोड़ी सी सरप्राइजिंग है। लेकिन अब तो यार वो उतनी भी नहीं होनी चाहिए। आपने और मैंने गुफ्तगू की थी, मुझे याद है, तालिबान जब जी काबुल जी आए उसके फौरन बाद। बिल्कुल। और इन अ वे ये वही हुआ जो वहां हुआ, कि जो ये नहीं था कि आने वाली फोर्स बड़ी तगड़ी थी, ये था कि जो डिफेंडर्स थे सदर साहब के, वो छोड़ के भाग गए। जी हाँ। जब सदर खुद भाग गया, अफगानिस्तान में भी यही हुआ था ना, कि हम बड़े जी हाँ। सरप्राइज हो गए थे यार, एकदम में एक दिन में कैसे आ गए। सो इट वाज मोस्टली कि एक डिफेंड करने वाला कोई नहीं था। और ये जो आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त, लोगों की खुशी की। मेरे ख्याल में इन तस्वीरों में, और अगर बयानात को आप पढ़ें, वो बयानात जो हैं वो तहरीरुल शाम के बारे में नहीं है, हम्म। वो असद के बारे में। जी हाँ। सो इन अ वे जो आपका बॉटम है ना, जो आपकी फ्लोर है, वो ढह गई। सही हो गया। अच्छा, दूसरा आदिल साहब ये बताएं कि इसमें ज़रा शाम जो है पिछले काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ आलमी ताकतों की एक उनका तख्ता मशक बना रहा है कि जहाँ रशिया ने इंगेज रखा अमेरिका को काफ़ी अरसे तक, और वहाँ पे ठीक ठाक उनकी वहाँ पे जो है अमेरिका को वहाँ पे पछाड़ा। फिर अमेरिका ने जाके बदला लिया यूक्रेन के अंदर, वहाँ जाके रशिया को इंगेज किया, तो अब फिर ज़ाहिर है वहाँ पे प्रॉक्सीज़ की लड़ाइयाँ फिर शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से इसराइल भी आ गया गोलान हाइट्स के पास, उसने जो है जो वहाँ पे बफर जोन था उस पर कब्जा कर लिया आके। तो ये फिर एक बड़ी जो है वो आलमी ताकतों की लड़ाई का तख्ता मश्क बनने जा रहा है शाम, या आपको लग रहा है कि इस मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जानी है? नहीं नहीं, स्टेबिलिटी तो मुझे नजर नहीं आती। स्टेबिलिटी तो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रही, और अनकरीब भी नजर आती। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, ना सिर्फ वो बनने जा रहा है, वो बना हुआ है, हम्म। वो बन चुका है, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। ये जो सारी क्या? कार्रवाई है, ये उसी का नतीजा है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखें, इसराइल जो है उसने पहली बार वो जो जोन है उसके अंदर अपने टैंक भेज दी। क्या? ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, वेस्टर्न मीडिया इस पे इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन दैट इज अ बिग थिंग। लेकिन अगर आप जो स्टेटमेंट्स हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेटमेंट्स एक तरफ से आ रही हैं, वो तुर्की की तरफ से आ रही हैं। तुर्की, आप अगर सोशल मीडिया देखें तो वो इन अ वे इसको अपनी विक्ट्री समझता है। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ हुकूमती सतह पे वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जो रेबल्स हैं, उसमें जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, उनको हमने दूर रखना है, तो जिसका ज़ाहिर है। मतलब है इस्लामिक स्टेट, जी जी। आइसिस वगैरह। ज़ाहिर है ये राइट। जो ग्रुप है इस ये भी तो बैक बाय जो है टर्की ही था, और वहाँ पे कई ऐसे रेबल्स के अंदर ग्रुप शामिल हैं जो कि वहाँ पे प्रॉक्सीज हैं तुर्की की। तो ज़ाहिर है जो वहाँ पे कुर्दों के खिलाफ तुर्की ने लॉन्च किए हुए हैं कि कुर्द चूंकि अटैक करते हैं तुर्की के ऊपर, तो उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज भी वहाँ पे लॉन्च की हुई थी कुर्दों के खिलाफ। तो वो भी वहाँ पे बड़े एक्टिव है। बिल्कुल, तो तुर्की का है तो बड़ा कुर्दों के हवाले से खास तौर पे, और अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी देखें तो उसके हवाले से बहुत बड़ी स्टेक है। या ईरान की तरफ से भी अगर हम देखें तो एक तरह से उन्होंने थोड़ी सी अपनी स्टांस चेंज किया है कि जनाब ऑपोजिशन फोर्सेस वो कहते हैं अब। या राइट, तो इन अ वे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जनाब असद को अब जो बचाना है वो मुमकिन नहीं रहा या था। सो बहुत से सवालात हैं, मसलन ये कि ये जो रेबल ग्रुप है अभी जो आया है, ये भी तो जानता है ना कि ये भी एक कोई बहुत मुनज्जम किस्म का ग्रुप तो नहीं है, इनके या साथ भी दूसरे हैं, वो कब तक रहेंगे। हमने अगेन अफगानिस्तान में ऐसा भी ही है। देखा, दूसरी जगह में देखा। उनको अपने आप को साथ रखना होगा, उनको लोगों को साथ रखना होगा। उनको ये पता है कि हमने लोगों को हराया नहीं है, हम लोग रास्ते से हट गए। या तो जो लोग रास्ते से हटे थे वो हमारी सपोर्ट में हटे थे। जो वजीर आजम है, एक मैंने स्टेटमेंट देखी है, अब इस वक्त इतनी तेजी से आ रही है कि पता भी नहीं कि कौन या सी सच है कौन सी नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट उसमें लग ही रहा है कि वजीर आजम जो हैं वो इन कंट्रोल रहेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिवली। बिल्कुल। और अगर रहेंगे तो देन इन अ वे एटलीस्ट एक किसी किस्म की हुकूमत होगी। और वो हुकूमत किधर जाएगी, किस किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, ये फिर से वही गेम है यार, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब देखना ही होगा कि कौन से लोग आते हैं। हम्म। देखना, असद हट गए,
हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है कि बशार अल-असद के बाद अगला इक़्तिदार किसको मिलता है। ज़ाहिर ये जो ग्रुप है अपोजिशन का पूरा, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मिला के ये एक ये बड़ा ग्रुप बना है, तो उनमें कौन पावर हासिल करता है, कौन नहीं करता, उनकी आपस में एक लड़ाई शुरू हो जानी है कल को, पावर गेम जो है। उसमें ये तमाम जो प्रॉक्सी ताकतें हैं वो उस ग्रुप की मेंटेनेंस में काम करेंगी। अगर किसी का स्टांस इसमें क्लियर है तो वो शायद सिर्फ इजराइल है। एंड आई कीप थिंकिंग कि इजराइल इसमें इस वक्त एक बहुत डेंजरस रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल। बिकॉज उसके अगर आप बयान भी देखें टैंक भेजने का, तो उसने कहा है कि जी हम ये इस्लामिक फोर्सेस को पीछे रखने के लिए, या तो उसने एक तरह से एक जवाब बना लिया। सो ये यू नो देयर इज अ लॉट कमिंग, लेकिन इस्तेकाम मुझे तो नहीं नजर आता। आई होप आई एम रॉन्ग। मेरी सारी जिंदगी गुजरी है ये दुआ करते हुए कि मैं गलत हूं इन बातों पर। यानी इसका मतलब है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब संभालेंगे इक़्तिदार अमेरिका का, तो उनके लिए सबसे पहला चैलेंज जो है वो शाम की सूरत में तैयार खड़ा होगा। यार नहीं, चैलेंजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी अच्छी आपने इंटरेस्टिंग बात की। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और सडनली वो थोड़ी सी मुदब्बराना भी लगती है जी जी। कि यार ये इनका मसला है। और उसमें एक एनालिसिस भी है। उन्होंने एक फौरन ट्वीट की थी कि ये हमारा मसला नहीं है, नॉट आवर वॉर। जी हाँ। और मुदब्बराना लगता है। लेकिन जहां तक मसले की बात है, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। मसलों की कोई कमी नहीं है यार। अगेन हम ये जो लोग जब बात करते हैं ना ये अचानक हो गया, वो अचानक इसलिए लगता है कि हम गौर नहीं कर रहे थे। आप पिछले 3 दिन की जरा खबरें देख लें। साउथ कोरिया में पहले एक साहब जी ने हाँ। कहा मार्शल लॉ, फिर उनको इम्पीच करने की कोशिश की गई, इम्पीच नहीं हुए, बिल्कुल। वो फेल हो गई। ये खबर से हमारे रिडार से निकल गई है। जी हाँ। 2 दिन पहले इस वक्त फ्रांस से आपको जो तस्वीरें आ रही हैं वो इन सरबराहों की आ रही हैं, लेकिन फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इम्पीच हो गए जी हाँ। 2 दिन पहले। और अब ऐन मुमकिन है कि एक्सट्रीम राइट वाले आ जाएं। तो देर इज नो डर्थ ऑफ थिंग्स। जब तक वो आते हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि 4 ऐसी और चीजें हो चुकेंगी। मैं इसलिए बिल्कुल। ये कह रहा हूं कि आपसे पहले भी ये बात हुई है, दुनिया इस वक्त एक तगय्युर के अमल में है। जो बिसात है दुनिया की, उसका सेंटर जो है वो मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट का सेंटर सीरिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसलिए इससे मैं कह रहा हूँ कि ये गेम रहेगी। और अभी सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि जब टर्बुलेंस होती है तो हर खिलाड़ी जो है ना वो ऑफ द रूल्स खेलता है। तो ये सो पाकिस्तान कल का इस जॉर्डन में क्या सारी होता है? आपको कोई इसमें रोल या पाकिस्तान के ऊपर असरात आपको नजर आ रहे हैं सारी सूरत हाल के? ज़रा पूरी दुनिया में जो है वो यार बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही रोल हैं। तो नहीं है, असरात यकीनन आएंगे, असरात तो यकीनन आएंगे। लेकिन एक तो बड़ा हम अब कई बार ये देख चुके हैं। आपके अपने जो कुछ एक्सट्रीम या रिलीजियस एक्सट्रीम ग्रुप्स होंगे उनको शय मिलेगी कि मैं जा रहा हूं जी उनके साथ मिलने के लिए। कुछ तो ऐसे होंगे ना शहजादे। लेकिन जो नहीं होंगे वो कहेंगे अच्छा जी अगर उधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। ऐसा ये ही है। हमने कई बार देखा ना, हमने बिल्कुल। कोई भी इस किस्म की चीज होती है तो आपके जो जो स्प्लिंटर ग्रुप होते हैं या आपके जो छोटे छोटे होते हैं उनको एक मौका मिलता है टू टू सी अ पैटर्न। और आपने अफगानिस्तान में भी देखा, अब आपने यहाँ भी देखा कि इस किस्म के ग्रुप जो हैं और उनकी एक नैरेटिव ये है कि बड़ी ताकतों को हम हरा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स को हम ओवरटर्न कर सकते हैं। सो एक तो वो हो गया। एक और लफ्ज जो मैं कल से जिक्र कर रहा हूं, जो मेरे ख्याल में अनकरीब आप सीरिया के हवाले से बहुत सुनेंगे, वो है ड्रग्स। हम्म। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप अफगानिस्तान की जंग जब सोवियत आए याद रहे, तो ड्रग्स जो थी वो बहुत बड़ा जवाब था जी हाँ। इंटरवेंशन का। बिल्कुल। यू विल हेयर अ लॉट के जनाब सीरिया, एंड दिस इज ट्रू, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा ही है। सीरिया ऑलरेडी हैड बिकम ड्रग्स का एक महवर। ऐसा ही है। और वो एक तो जवाब देगा, और दूसरा अगर वो ड्रग्स का महवर है तो उसकी रूट्स क्या बनेगी, कहाँ कहाँ से बनेंगी, दैट में ऑल्सो लिंक अप। सो देखें, जब पटाखा होता है तो जो डिब्री होती है ना, जो मलबा होता हम्म। है, वो बड़ी दूर तक गिरता है, और हम तो इतने एग्जैक्टली। दूर हैं भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने तफसीली तौर पर मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात की। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है। सियासी मंजरनामा जो है वो आलमी सतह पर बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर इसके क्या असरात आएंगे, इस पर भी बात की आदिल नजम साहब ने। और पाकिस्तान के अंदर का जो सियासी मंजरनामा है इस पर हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में, कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि हुकूमत पे के खिलाफ पे दर पे हमले कर रही है अपनी मुख्तलिफ तहरीक की सूरत में, जबकि मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के खिलाफ सफारा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को आंखें दिखा रही है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को अपोजिशन के इम्तिहान का सामना तो है ही, वहां अब इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही हुकूमत की एक ना चलने के मिशन पर है, तो दूसरी जानिब
नाम की ही सही, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सब्र का मजीद इम्तिहान ना लेने की धमकियां दे रही है। जबकि मौलाना फजल रहमान तो इस हद तक जा पहुंचे हैं कि वो इसराइल मुर्दाबाद एहतजाज में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। मदारिस से मुतालिक मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान मामलात उस वक्त बिगड़ने शुरू हुए जब सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस से मुतालिक बिल पर दस्तखत करने के बजाय उस पर एतराज़ात लगाकर बिल वापस भिजवा दिया। और फिर यहाँ से मौलाना फजल रहमान का पारा बढ़ता चला गया और हुकूमती वुज़रा से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक और बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले किरदारों की भी मौलाना फजल रहमान के घर आनियां जानियां रायगाह जाती रही। और उन्होंने आज तक इस बिल पर दस्तखत करने की जो रेड लाइन दी थी वो तो गुजर गई, लेकिन बज़ाहिर मौलाना ने अभी भी हुकूमत को रास्ता दिया है जिनके बकौल वो इस्लामाबाद आने का जब भी फैसला करेंगे वो होगा भी अटल और वापसी भी नहीं होगी। हमारे सदर ने इजलास बुला लिया है, 16 या 17 को हमारा इजलास होगा और उसमें तमाम को एतमाद में लेकर हम एक मुत्तफ़िक़ा फैसला लेंगे। हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। वो कि हुकूमत तो अपने थे इस बिल की नामंजूरी का भार पीपल्स पार्टी के ही सर पर डालने की कोशिश करती रही, लेकिन साथ साथ मौलाना को राजी करने की कोशिशें भी जारी रही। तब भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर बरोज़ मंगल शाम 5 बजे तलब किया है, जिसमें दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। मौलाना के अलावा हुकूमत के लिए एक और महाज हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी खोला है, जब पंजाब में सियासी स्पेस ना मिलने का और सिंध में पानी के मसाइल हल ना होने के गिलों ने पीपल्स पार्टी को मुदाहमत पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में इस मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस हद तक कह गए कि हुकूमत पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले, मुझ पर जमात का शदीद दबाव है, हुकूमत कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात का शौक पूरा कर ले, इसकी नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अब कल वो दिन आ रहा है जब पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी मसाइल की हुकूमती कमेटी से मुलाकात होने जा रही है, जिसके मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही ये फैसला दे चुके हैं कि वह बैठक भी नाकाम होगी। इस महाज दर महाज को देखते हुए मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी इस तरह की कैफियत पैदा हुई और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक के बाद एक अहम मुलाकातें की। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान के मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया। जहाँ हुकूमत को अपनों की बेरुखी का सामना है, वहाँ तहरीक इंसाफ की मुदाहमत और जारियत भी बढ़ती जा रही है और अब से वल्ला फरमानी की कॉल ने एक नई सियासी जंग का बिगल बजा दिया है। गो के इस कॉल से मुतालिक तहरीक इंसाफ का अपना कैंप भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, लेकिन इमरान खान के इस ऐलान को फिलहाल तो हतमी ही समझा जा रहा है। तभी आज भी पार्टी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने फिर वाज़ेह किया है कि सिवल्ला फरमानी की तहरीक जरूर चलेगी। साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी जो है वो बनाई है, उस पे असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन खान साहब हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जनाब हामिद रजा साहब हैं, बैसियत मैं खुद भी उसमें इमरान खान साहब ने शामिल की है। जो भी नेगोशिएट करना चाहे हम लोग इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। हमने जो डिमांड्स रखी हैं ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाएंगे। ये मुल्क गिर भी होगा और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में भी पाकिस्तानी ये इंशाल्लाह इसको एक्सिक्यूट करेंगे। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग इस तरफ जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को इस मुहिम जोई को भी कर गुजरने का मशवरा दे रही है, उसकी नाकामी की पेश गोई भी कर रही है, जबकि सेनेटर फैसल वोडा तो सिविल नाफरमानी को फैज हमीद केस पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे रहे हैं। 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज हमीद साहब की लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठुस हो गया मामला। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है, मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो नई कॉल है सिविल डिसओबीडियंस की उसमें कामयाबी हासिल कर पाएगी और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त चल रही है इख्तियारात की रसाकशी, उस पर तहरीक इंसाफ क्या एक अपने अहदाफ हासिल कर सकती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अवामी मूवमेंट थी वो तो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, वजह उसकी चाहे जो भी हो,
अब तहरीक साहब की तरफ से एक सिविल नाफरमानी की कॉल का सामने आना, लग नहीं रहा आपको कि ये एक प्री मेच्योरिटी तरीके से आपने एक कॉल दे दी है, जब पार्टी के अंदर इसकी शदीद मुखालफत सामने आ रही है, पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं वो इस पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे, क्या समझते हैं आप, ये अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे इसमें? देखिए, असूली तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को पहले एक बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जब तक जमात इस्लामी, JUI, GDA, अवाम पार्टी ये सब इकट्ठे नहीं होते तो हुकूमत को एक बड़ा टाकरा देना जो है वो उसमें मसाइल है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस वक्त क्या हो रहा है, मुसीबत ये है कि हुकूमत ने कोई पीटीआई के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं छोड़ी। आप देखिए ना, एक जो आपके एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो सारे इदारे हैं, मसलन ये तय है ना कि जो वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा, 8 को जिसने वोट लिया 9 को उसका वोट बदल दिया, फिर आपने इलेक्शन कमीशन तबाह कर दिया, फिर 26वीं यानी तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर। सो मसला सिर्फ ये आ रहा है कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई इदारा बचा नहीं पाकिस्तान में, और सिवाय प्रोटेस्ट के आप और कुछ क्या कर सकती है अपोजिशन, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही हुकूमत। आप जब कमेटी बना दी इमरान खान साहब ने बातचीत करने के लिए, तो हुकूमत ने भी कह रही है कि हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बात भी नहीं कर रहे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी कोई तरीका नहीं है, तो मुझे आप ऑप्शन बता दें पीटीआई को और क्या करना चाहिए। हुकूमत तो ये कह रही है कि वो कह रहे हैं कि इस तरह से यदि थ्रेट करके कि भाई आप 14 तक हमारी बात मान लें, बात कर लें, वरना हम ये तहरीक चला देंगे, हम ये सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि ये डंडे की यानी डंडे के सर पे हम जो है वो नहीं कर सकते, धमकी के साथ साथ बातचीत नहीं हो सकती। तहरीक साहब आए, बातचीत के लिए बैठे, हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये धमकी दे के भाई आप करें नहीं तो हम फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं इस तरह से बात नहीं हो सकती। हमारी बात यह है कि ये तो ऐसे बहाने हैं ना। एक्चुअली मैं पहले भी आपके भी प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि देखिए, हमें आप ठुड्डे मुक्के मार के आपने हमें पॉलिटिक्स में बाहर करने की कोशिश की, हमें आपने पार्टी छुड़ा ली, हम तो नहीं मुकाबला कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो बड़े बेहतर अंदाज में हुकूमत जो है वो एंगेज कर रही है, उनका मुतालबा जो है वो हुकूमत मान भी नहीं रही, लेकिन साथ में एंगेज भी किए हुए है, तो एक वहाँ पे रवैश मुख्तलिफ तो है। वहाँ से भी थ्रेट आ रही है हुकूमत को बड़ी सख्त किस्म की। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल कह रहे हैं कि मेरे सबर का जो है वो अब पैमाना लबरेज हो चुका है। लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट के लिए कोई सीरियस थ्रेट हो सकती है, या ये वक्ती है सारा कुछ, हुकूमत चलेगी फिलहाल? अच्छा, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब तो बिल्कुल पीटीआई की रिप्लेसमेंट साबित नहीं हुए। इसकी वजह यह है कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट पे उल्टा एक बोझ बन गए हैं, और उनकी जो वजन है वो कितनी देर वो उठा सकते हैं। सिर्फ खुशामद तो काफी नहीं है आपको हुकूमत चलाने के लिए, आपको सियासी और मुआशी और आपको स्ट्रेटजिक फैसलों में अपना वजन देना होता है, जो कि मौजूदा हुकूमत में तो कोई सलाहियत नजर नहीं आ रही कि वो दे सकेंगे। लिहाजा रिप्लेसमेंट इमरान खान की तो इस वक्त कोई नहीं है, और इसीलिए पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। दूसरी बात आपने ये कही मौलाना फजलुर रहमान की, लेकिन मौलाना ने खैर बैलेंस ही खेले हैं। उन्होंने 26वीं यानी तरमीम में काफ़ी चीज़ें बेहतर भी करने की कोशिश की। ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था वो बड़ा बुरा था। बहरहाल मेरे ख्याल में अब भी पीटीआई को मेन जो फोकस होना चाहिए वो एक बड़े अपोजिशन अलायंस पे होना चाहिए। अब ये जो बनी है कमेटी, इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं बहरहाल, और एटलीस्ट 4 लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, और वो जादीदा लोग हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपकी मुलाकात हुई थी खान साहब ने, आपने क्या यही मशवरा दिया था कि आप ज़रा सियासी बातचीत की तरफ आएँ, एंगेजमेंट की तरफ आएँ, ये महाजराई को फिलहाल ज़रा तर्क किया जाए, एक स्ट्रेटजिक पॉज लें? महाजराई इमरान खान तो करना ही नहीं चाह रहे। महाजराई तो हुकूमत की तरफ से है, और जिस तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हुकूमत ने स्क्वीज किया हुआ है पीटीआई को और इमरान खान को, उसमें पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने कुछ ऑप्शन छोड़े ही नहीं है। अब इमरान खान महाजराई के जिम्मेदार नहीं है, ना ही वो करना चाहते हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो बात करना चाहते हैं, और यही कमेटी भी उन्होंने बनाई है। और मेरा ख्याल यही है कि हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और पीटीआई को मेरी राय ये है कि आप हुकूमत से बातचीत ना करें, आप पहले अपोजिशन पार्टीज से बातचीत करें, और लेट JUI, GDA, ये आम आदमी, ये जो खान अब्बासी साहब की अवाम पाकिस्तान पार्टी है और जमात इस्लामी है, इनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए,
उसके बाद आप हुकूमत से पहले इस तो प्लेटफॉर्म से फवाद फिर चौधरी साहब, पहले तो तहरीक इंसाफ को अपनी जो लीडरशिप है उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, जो कि इस वक्त बिखरी हुई है। हर बंदा दूसरे के खिलाफ जो है वो सफारा दिखाई दे रहा है। एक तरफ खान साहब की बहनें हैं, उनका कैंप है, एक तरफ बुशरा बीबी पूरी तरह से मुतहर्रिक है। पार्टी के जो कायदीन हैं वो बड़े अनकंफर्टेबल है सारी सूरत हाल से कि वो पार्टी के सारे मामलात को डिक्टेट कर रही है। पार्टी के लीडरान जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो पहले तो अपना इन हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है तहरीक इंसाफ को, फिर बाकी अपोजिशन जमातों से बात करनी होगी। ना उसकी जरूरत है ना वो होना है। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई की जो काडर है वो तो आपको पता है कि पहले ही उसे ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया। अब ये जो सारे लोग आए हैं ये तो खुद पीटीआई में भी नए हैं और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है और उसका फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पीटीआई उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है। इस वक्त इमरान खान का जो मॉडल है, पीटीआई अब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं रही, वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चली गई है। लोग इमरान खान को वोट देते हैं, तो लोग इमरान खान की जो इस वक्त आवाज़ है, बात है, वो उसके साथ चलेंगे। बुशरा बीबी को आई मस्ट से मैं तो बड़ा उन्हें कमेंट करना चाहता हूं कि जिस तरह से वो मूवमेंट चला रही हैं अपने खामन की रिहाई के लिए। पीटीआई का सिर्फ एक काम है इस वक्त और वो ये है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तमाम तर जोर लगाएं। बाकी पॉलिटिक्स करना, ये वो करना ना उनके बस की बात है, ना वो कर सकेंगे। इस वक्त सिर्फ ये फोकस करें कि इमरान खान को रिहा कराना है और उसके लिए ये जो 5 रुकनी अब कमेटी बन गई है इसके ऊपर रिलाय करें कि ये आगे एक अलायंस बना सके। लेकिन हुकूमत तो ज़ाहिर है फिलहाल वो बातचीत के लिए आमादा नहीं है। आपकी मुलाकात हुई थी खान साहब से, आपकी भी तहरीक इंसाफ में कोई वापसी हो रही है या इस वाले से क्या बातचीत हुई आपकी? मेरा देखिए, जब आप इतने अच्छे बाद मिलते हैं तो जाहिर है को ज़ाती गुफ्तगू करना तो वैसे ही अजीब लगता है, छोटी बात लगती है। तो बड़ी बातों के ऊपर जो है, बड़े इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात हुई है और कोई शुबह ही नहीं है कि इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो पूरा मुझे हासिल है और इसी तरह से हम भी इमरान खान साहब के साथ हमने हर मुश्किल तरीन वक्त में भी हमने उनका साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी हम इमरान खान का साथ जो है वो इसलिए देंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त जो फलाह है, पाकिस्तान की जो इस वक्त अवाम की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान में वापस इक़्तिदार मिले और वो पाकिस्तान की अवाम की जिसको कहते हैं ना उमंगों के तर्जुमान है। इस वक्त इमरान खान ही की का हाथ है पाकिस्तान की अवाम की नब्ज पे, तो इसलिए उनका साथ देना ज़रूरी है ताकि अवाम जीते ये लड़ाई। और ये जो कमेटी अनाउंस की गई है खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, ज़ाहिर है इसमें जो जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि इसमें सियासी लोग हैं ज़्यादातर जो तजुर्बा रखते हैं सियासी बातचीत का, इंगेजमेंट का, तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा मुज़ाहमत के बजाय ज़्यादा मुफाहमत की तरफ जाएगी और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेगी, बजाय से कि सड़कों पर निकला जाए, सड़कें गर्म रखी जाए, एहतजाजी सियासत की जाए, मॉड चेंज किया जाएगा। सर वो तो देखें ना वो तो हुकूमत पे है और हुकूमत में मुझे कोई ये इंटेंशन नजर नहीं आती कि वो चाहेंगे कि ये टेंशन पाकिस्तान में नीचे हो। ये ऐसी कोई अहमकों की हुकूमत है। हुकूमत में आप हो तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क में काम हो, मुल्क में लगे कि मामला जो हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं और हम एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी जो है वो 25 करोड़ का मुल्क है, वो एक आप हर वक्त उसको एक आग के ऊपर, आंच के ऊपर रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि वो कभी बॉयल नहीं होगा, तो ये तो अहमकाना बात है। तो ये करना कि हम उनको सोशल मीडिया वालों को उठा लेंगे और उसके बाद टीवी बंद कर देंगे और ये कर देंगे तो लोगों को तो नजर ही नहीं आएगा फिर कि क्या हो रहा है। ये और खतरनाक है एक्चुअली। अगर आपका कुछ जो अगला हफ्ता इंफॉर्मेशन है सही तहरीक इंसाफ के लिए, अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन की पटिशन तहरीक इंसाफ की जो है वो लगने जा रही है। इसके अलावा 9 मई के वाले से तहरीक इंसाफ की पटिशन लगने जा रही है। फिर जो खान साहब की पेशावर जेल मुंतकिली का मामला है और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की पटिशन बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या समझते हैं कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है तहरीक इंसाफ को या मुश्किल है फिलहाल? सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पे खत्म हो गई है, सो इसलिए रिलीफ की ना किसी को उम्मीद है, ना ही कोई बंदा कीन है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट में या आईनी बेंच की तरफ को देख रहा है। पाकिस्तान इसीलिए तो पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सारे इदारे ही खत्म कर दिए, सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एक बिल्कुल गैर अहम हो चुका है। नोबडी एक्चुअली इवन लुक एट दैट। तो अब तो अवाम ही ने फैसला करना है जब भी करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन आपसे गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से ही साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात थे, अब भी तहरीक इंसाफ में दोबारा से उनकी शमूलियत जो नज़र आ रहा है वो होने जा रही है। उनका कहना है कि हुकूमत के लिए बड़ा नादिर मौका है कि तहरीक इंसाफ ने जो 5 रुकनी कमेटी अनाउंस की है मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए,
उस कमेटी को एंगेज किया जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ताकि आए और मसाइल का हल निकाला जा सके। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मदारिस के मामलात को लेकर। मौलाना फजल रहमान की तरफ से हुकूमत को पे दर पे बड़ी सख्त किस्म के संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही है। इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास भी अगले हफ्ते होने जा रहा है। ये सारा तनाज़ा है क्या और क्यों मौलाना फजल रहमान मुतहर्रिक हुए हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में मदारस की रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, इस हवाले से एक बिल मंजूर हुआ था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वोट देने के लिए। मौलाना फजल रहमान ने मशरूत तौर पर एक बिल रखा था कि ये बिल भी अगर आप पास करवाते हैं तो फिर जाके आप जो है 26वीं आईनी तरमीम पे JUI का वोट ले सकते हैं। अब वो बिल तो पास हो गया मदारस के हवाले से, लेकिन उस बिल में बाद में जब हुकूमत ने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि काबिल कबूल किसी सूरत भी नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने उस बिल पर अभी तक दस्तखत नहीं दिया। अब दोबारा खबरें ये आ रही है कि अगले हफ्ते यानी मंगल के रोज़ दोबारा से ये बिल जो है वो इस पर बहस होगी कौमी असम्बली के अंदर। इस पर कुछ तरामीम करके शायद इस बिल को दोबारा पास किया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैनुअल जिस तरह से ये बिल पास हुआ था उस पर दस्तखत करके इसे कानून बनाया जाए। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब तो ये चाहते हैं कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो है वो मदरसा जो है मदारस उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो DC के पास रहे, जो वजारत तालीम के मातहत कर दिया गया था उससे अब ये कंट्रोल वापस लिया जाए। फिर इसमें काफ़ी सारे फैटफ के और दीगर मामला हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब जो है वो पीछे हट गई है। लेकिन मौलाना फजल रहमान हुकूमत को थ्रेट दे रहे कि वो बड़ी तहरीक चलाएंगे, हुकूमत के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की तहरीक चलाने के बारे से बात हो रही है। अब ये अगस्त 2019 में एक मुआहिदा हुआ था उस वक्त वफाकी हुकूमत के और मदारस के दरमियान। इसमें इत्तेहाद तंजीमात मदारस और PTI हुकूमत के दरमियान होने वाले इस मुआहिदे के तहत मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किए जाने पर इत्तफाक हुआ था। ये मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत ने वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया था PTI की हुकूमत के बिहाफ पे, जिसके बाद तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया था। जबकि वजारत तालीम मदारस के आदाद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई थी, जबकि रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। वाहिद ज़ाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया और मदारस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद भी किया गया था। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई थी और यकसा निसाब के अहदाफ तय किए गए थे। मुआहिदा तालीमी इस्लाहात के लिए किया गया था, जबकि हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई थी, जो कि हो भी रही है। इस मुआहिदे के तहत अब तक 18,000 से ज़ायद मदारिस को रजिस्टर किया जा चुका है। तो इस वक्त इस मामले को सियासी तनाज़े क्यों बनाया जा रहा है, इस मुतालिक प्रोग्राम में हमने मज़ीद ज्वाइन किया है सदर निज़ामुल मदारिस मिनाजुल कुरान खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने। बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अब ये तनाज़ा जो है ये किस तरह बढ़ रहा है। ज़ाहिर है ज़्यादातर जो मदारिस हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं, जो वफाकी वजारत तालीम के तहत एक जो बना था बोर्ड उसके तहत वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान के ज़ेर असर चलने वाले कुछ जो मदारिस हैं उनकी पार्टी के कुछ लोगों के उनका मसला आ रहा है, वो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाह रहे हैं। पहले तो ये बताया कि वजह क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या इंटरेस्ट है कि वो क्यों वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का खात्मा करके वो एक अलग से जो है वो चाह रहे हैं कि उनके अपने इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हो, इंडिपेंडेंट उनका कंट्रोल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर अब्बास, आपने मौका दिया हम अपना मौक़िफ़ भी बयान कर सकें। दरअसल थोड़ा सा मैं तनाज़ुर बयान कर दूं। 4 बोर्ड जो थे ये 1960s में बने थे, उसके बाद 5वां बोर्ड 1980s में बना था। तो ये 5 बोर्ड चलते रहे और दीनी तालीम के यही जिम्मेदार थे। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये था कि दीनी तालीम किसी एक बोर्ड या एक तंजीम का हक नहीं होना चाहिए। कुरान हकीम की तालीम है, सारी दुनिया में आम है, यूनिवर्सिटीज भी पढ़ाती हैं और अब तो तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो फिर ये नए दीनी बोर्ड बने, 5 बोर्ड पहले बने और 5 बाद में मजीद बोर्ड्स बने। आप जैसे फरमा रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 32,000 जो मदारिस हैं उनमें से नुस से ज्यादा मदारिस दीनिया रजिस्टर हो चुके हैं। इस वक्त मामला क्यों उठाया जा रहा है, इसके क्या मकासद हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से इसलिए बाहर है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो एक सियासी शख्सियत हैं। ये जो 5 बोर्ड के तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 अहबाब ने दस्तखत किए थे,
अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो सर 6 और इसमें जो चीता जो बड़े बोर्ड से उसमें ज़ाहिर है वफाकुल मदारिस अल अरेबिया के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उनका दस्तखत था। फिर कारी हनीफ जालंधरी साहब का था जो कि नाज़िम आला वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान है। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का साइन था जो कि सदर थे तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के। फिर प्रोफेसर साजिद मीर साहब का दस्तखत था जो कि सदर वफाकुल मदारिस सलफिया हैं। और मोहतरम जनाब मौलाना यासीन ज़फ़र साहब का सिग्नेचर था जो कि जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस सलफिया है। और मौलाना अब्दुल मालिक साहब का इस पर दस्तखत था। तकरीबन जो तमाम जो लीडिंग मुकादब फ़िक्र हैं सबके ही जो वफाकुल मदारिस है उनके दस्तखत मौजूद है इस मुआहदे के ऊपर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, मुआहदा मेरे पास है, मुआहदा मेरे पास पड़ा हुआ है और यही मेरी गुजारिश है या यही मेरी बात है कि जिन लोगों ने दस्तखत किए थे अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं या बाद में आफ्टर थॉट्स हैं तो उन अहबाब को आना चाहिए और हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहिए, ना कि मौलाना फजल रहमान साहब को। और या ये पांचों वफाक मिल के डिक्लेयर कर दें कि मौलाना फजल रहमान उनके नुमाइंदे हैं और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। हम तो समझते हैं मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं। ये मामला जो है ये प्योरली दीनी मदारिस का मामला है और असूलन हुकूमत पाकिस्तान को और इन 15 वफाक जो बनाए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, इनको मिलकर इस मामले को डिस्कस कर। लेकिन इसका ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान तो अब एक थ्रेट दे चुके हैं कि वो आएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात भी वो कर रहे हैं। वो ऐवान सदर के घेराव का भी पूछ रहे हैं। उनके पार्टी के लोग जो है ये इस तरफ सूरत हाल तो बड़ी पेचीदा होती जा रही है। अब जो इसमें मजीद जो तरमीम की बात की जा रही है कि शायद कोई मजीद तरमीम कर दी जाए, क्या आपको लग रहा है कि किस हद तक इस पर तरमीम हो जानी चाहिए कि जो स्टेट को भी काबिल कबूल हो, मौलाना फजल रहमान का भी उस पर इत्तफाक हो जाए? नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपको पता है एक जमाना था मदारिस दीनिया पे इल्जाम आता था शिद्दत पसंदी का और जो दहशतगर्द थे। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में बेशुमार दहशतगर्द थे जो इन्हीं मदारिस दीनिया से तालीम हासिल करके गए थे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बड़ा प्रेशर था कि जी आप मदारिस दीनिया का निसाब भी देखें और इनको किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन का पाबंद करें। अजीब से मंतक है कि आज भी अगर आपको पता हो कि रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे। तो क्या ये बड़ी मज़ा खेज बात नहीं होगी कि मदारिस दीनिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे आए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे ना आए? दीनी तालीम भी एक किस्म की तालीम है। तो ये तो टोटली एम्बेट या दायरा कार जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दायरा कार है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक स्पेशल बनाया गया डीजी रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन इन सारे मामलात को देख रहे हैं। ना सिर्फ मदारिस दीनिया जो रजिस्टर हो गए हैं इनके बैंक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, इनके एक एक तालिब इल्म रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। इसी तरह हमारे जो अकाउंट्स हैं, मैं निजामुल मदारिस का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वाइस चेयरमैन हूं। जो हमारे नए बोर्ड्स बने हैं हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोले हैं। हमारा एक एक बच्चा रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। अभी हुकूमत जो ताउन कर रही है वो ये कर रही है कि अंग्रेजी जबान के असातिज़ा दे रही है, कंप्यूटर साइंस के असातिज़ा दे रही है। इसके साथ साथ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का मुफ्त इंतजाम हो रहा है। हमारे चारों सूबों में बच्चे टेक्निकल तालीम कर रहे हैं, मदारिस दीनिया के बच्चे, ताकि जब यहाँ से फारिग तहसील हों तो वो जाके अपने लिए रोजी रोटी कमा सकें। बिल्कुल ऐसा है। इस कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर बड़ा जरूरी है कि जो वो जदीद तालीम भी मदारिस के तलबा को दी जाए जब वो एक कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं या बाकी इस किसी मुकाबले के अंदर आते हैं दुनिया के अंदर, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। वो महदूद उनका इल्म रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते इसी वजह से। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें जदीद उलूम भी दिए जा रहे हैं और इस मुआहदे के तहत ही सारा कुछ मिल रहा है। तो लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ज़रूर सवाल उठता है कि जब ये मौलाना से मुआहिदा किया जा रहा था 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, जब ये बिल पास किया जा रहा था, उस वक्त
वजारत कानून ने, वजारत तालीम ने या वजारत मज़हबी अमूर ने इस सूरत हाल को क्यों नहीं देखा कि इसके इतने ज़्यादा पेचीदा असरात कल को हो सकते हैं कि जब ये कानून पास किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की, जिनका कहना है कि किसी सूरत भी इस मुआहिदे से हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के जो मुतालबात थे वो कहते हैं कि उससे मदारिस को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।